हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। मैं आपके साथ में इकोनॉमी 9th क्लास एनसीईआरटी का एक और लेक्चर लेकर के जुड़ा हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी 9th क्लास की इकोनॉमी चैप्टर 4 की। उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए फर्दर जो चीजें उस चैप्टर के अंदर थी उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू का ये पीसीएस चैनल उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा बेहतरीन लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, जिनकी मदद से आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट एग्जाम्स में एक्सेल कर पाएंगे, इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 9th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी 4th चैप्टर, जिसका नाम था क्या, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा। इस डिस्कशन को हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट करा था। वहां पर हमने इस चैप्टर की कुछ चीजें डिस्कस करी थी। आगे की जो डिस्कशन है उसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। जो जो बातों पे हम विस्तार से बात कर चुके हैं वो थे, सबसे पहले कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। मैंने 3 एज आपको बताए थे, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ये 3 बेसिक डायमेंशंस थी फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी होता क्या है, क्यों हमें चाहिए था फूड सिक्योरिटी, रीजन क्या थे फूड सिक्योरिटी के, कैसे फूड सिक्योरिटी आएगी, इन सभी बातों को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं कैलामिटीज के, ये सभी चीजों की डिस्कशन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों यहीं पर आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में लेक्चर्स जो है, लेक्चर 1, 2, 3 ऑलरेडी यहां पर प्लेस्ड है, वहां पर जाकर के आप ये सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, सो दैट पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जानकारी जो है वो हमको यहां पर मिल पाए। दोस्तों, हमने अभी तक जो लास्ट टॉपिक हमने वहां पर डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ हंगर। एक था सीजनल हंगर और एक था क्रॉनिक हंगर। सीजनल हंगर वो है जहां पर एक व्यक्ति के पास साल के एक पर्टिकुलर टाइम पे जॉब है, जब जॉब है तो उसके पास इनकम है, जब इनकम है तो वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है। लेकिन बाकी समय पे क्योंकि जॉब नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो खाना नहीं है, तो वो व्यक्ति और उसका परिवार सीजनल हंगर का शिकार थे। वेयरएज एक इंडिविजुअल या एक फैमिली ऐसी है जो थ्रू आउट द ईयर उनके पास कोई काम नहीं है, अगेन काम नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो क्रॉनिक हंगर का वो लोग शिकार है। तो सीजनल और क्रॉनिक हंगर को हमने डिस्कस करा था। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो सीजनल और क्रॉनिक हंगर का शिकार होते हैं, इन सभी बातों पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी। दोस्तों, अब पिछले लेक्चर की डिस्कशन में हमको ये समझ आ गया था कि रूट कॉज क्या है हंगर का, या क्यों हमको फूड सिक्योरिटी चाहिए थी, हंगर किस वजह से होता था, सरकार को क्या करना चाहिए। मैंने टॉपिक इस चैप्टर की स्टार्टिंग डिस्कशन में आपको एक बात बताई थी कि फूड जो है वो हमारी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक था। क्या था? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो हर एक इंडिविजुअल ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर उसके देश में सरकार है, गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के लिए काम करती है। अगर मैं एक देश का नागरिक हूं तो मुझे ये होप है, ये उम्मीद है अपनी सरकार से कि सरकार मेरे लिए, मेरी वेलफेयर के लिए कोई काम करेगी। और वेलफेयर जो है वो स्टार्ट होगी इन 3 बेसिक नेसेसिटीज से, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। एक व्यक्ति है, उसके पास खाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, उसके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, क्या वो सोच पाएगा कि मुझे मर्सिडीज में घूमना है, मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना है, या फिर मुझे बड़े कॉलेज में पढ़ना है? उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यहां से शुरू होती है। और यहीं से ये पूरी की पूरी चैप्टर की कहानी शुरू हुई। सरकार को समझ आ गया कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो सरकार को अपने देश के नागरिकों को देनी होगी वो होगी फूड सिक्योरिटी, या खाने को पर्याप्त मात्रा में खाना। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए उस पर हम बात करेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे फूड सिक्योरिटी होती क्या है, टाइप्स क्या है फूड हंगर के, कैसे लोगों को रोजगार जो है वो मदद करता है अपने और अपने परिवार का पेट पालने में। अब अगला स्टेप यहां पर यह था, गवर्नमेंट का रोल क्या था। गवर्नमेंट का रोल दोस्तों यह था यहां पर कि सरकार जो है वो फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे। और जब से देश आजाद हुआ है, सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया जो है वो एम कर रहा है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों? हम आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं, कि हमें किसी दूसरे देश की ओर ना देखना पड़े कि यार वहां से हमको खाद्य पदार्थ, फूड, गेहूं या चावल आएगा तो हम अपने देश के लोगों को बांटेंगे। सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स में कैसे मिल सकती थी? किसी भी चीज के लिए सेल्फ सफिशिएंट अगर हमें होना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, सिर्फ फूड ग्रेन्स ही नहीं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? आई विल हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हियर। उसी तरीके से जब फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में हमको सेल्फ सफिशिएंट होना था तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? वी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोर फूड। फूड ग्रेन्स हमको चाहिए था वीट, हमको चाहिए था राइस, और मैं चाहता था कि ये वीट और राइस के लिए मुझे किसी पे निर्भर ना होना पड़े, तो ऑप्शन क्या था? मैं खुद उगाऊंगा। इस वजह से भारत ने वो मेजर्स लेना शुरू किए
जिससे भारत फूड ग्रेन्स की दिशा में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय अपनाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है। उन उपायों में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो भारत के इतिहास में पोस्ट इंडिपेंडेंस रहा है, जिससे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान ने प्राप्त करी है, तो वो स्टेप कौन सा है? अनडाउटेडली उस स्टेप का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे कहते हैं हरित क्रांति। लेट 1960s एंड अर्ली 1970s हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली टू अचीव दिस। हरित क्रांति हुई 60s, लेट 60s और अर्ली 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी भारत में। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या अर्थ था? हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का उद्देश्य था कि फसल जो है उसकी पैदावार ज्यादा हो। क्यों? हमारा एम क्या था? हम सेल्फ सफिशिएंसी, हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते थे। आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त होगी जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ होंगे। तो इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा स्टेप माना गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस जो है वो वेरिड था। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत बंपर क्रॉप जो है वो देखने को मिली। अलग अलग एरियाज में इसका अलग इंपैक्ट था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अनडाउटेडली फूड प्रोडक्शन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंक्रीज जो है वो भारत में हो चुका था। ऐसा क्या किया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कि फूड प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया? तो उसमें दोस्तों बहुत सिंपल चीजें थी। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, हम साइमल्टेनियसली अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे थे। सीड्स विद सुपीरियर जेनेटिक्स, जिन बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक किसान बीज कौन सा लगाता था? मान लीजिए मैंने वीट कल्टीवेशन करी, वीट की जो मेरी पैदावार हुई, जो प्रोड्यूस हुआ, उसका कुछ हिस्सा मैंने अपने पास सेव करके रख लिया। क्यों? क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा एज अ सीड। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही करूंगा, उसी पैदावार में से कुछ हिस्सा जो है वो सीड के रूप में इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये पैदावार जो है वो एज अ सीड उतनी ज्यादा अच्छी पैदावार जो है वो नहीं देती थी, अच्छी आउटपुट नहीं देती थी। इस वजह से सुपीरियर जेनेटिक्स, आसान भाषा में समझे तो ऐसे बीज जिसको बोने से जो फसल होगी वो ज्यादा होगी। मान लीजिए इस तरीके से जो मैं पिछले साल की फसल को एज अ बीज, एज अ सीड इस्तेमाल करके अगर मेरी 1 एकड़ में पैदावार जो है वो 50 kg की थी, तो सुपीरियर जेनेटिक्स वाले सीड का इस्तेमाल करके ये 75 kg हो गई। तो दूसरा स्टेप क्या था? हमने बेहतर तरीके के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन में फोकस किया गया कि किसान को खेती में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सिंचाई। पौधों को समय रहते पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, वो अपने आप ज्यादा पैदावार देंगे। तो ध्यान दिया गया इरिगेशन सिस्टम पे। अगेन हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसे बीज जो ज्यादा पैदावार दे रहे थे। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद और कीटनाशक। किसान की फसल को या तो उगने से पहले कीड़ा लग जाता था, या फिर जमीन में उतना उपजाऊपन था ही नहीं कि अच्छी फसल हो सके। कीड़ों के लिए, पेस्ट के लिए क्या सॉल्यूशन मिला हाई यील्डिंग वैरायटी के दौरान या ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड एक प्रकार का रसायन था जिसका छिड़काव करते ही खेत के अंदर जितने भी पेस्ट, जितने भी कीट थे वो सब मर जाते थे। और दूसरा था केमिकल फर्टिलाइजर, ये जमीन का उपजाऊपन बढ़ा देता था, ये प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देता था। जब फसल खराब नहीं हो रही है क्योंकि कीड़ा जो है वो हमने मार दिया, जमीन की पैदावार हमने बढ़ा दी, तो अनडाउटेडली हमारी जमीन जो है वो ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएगी। मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज हुई। किसानों से कहा गया कि बड़े इलाके में, बड़े एरिया में आप फसल जो है वो बोना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसान को पहले नहीं मालूम था कि ज्यादा एरिया में फसल उगाऊंगा तो ज्यादा आउटपुट होगी। प्रॉब्लम यह थी कि खेती जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से होती थी। किसान बैल से खेत को जो है वो बोने का काम करता था। अब ट्रैक्टर्स आ चुके थे। ट्रैक्टर जो है वो बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग कर सकता था, जिस वजह से ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो किए। दोस्तों इन सभी स्टेप्स का रिजल्टेंट जो है वो एक ही था। वो क्या था? इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो फसल की पैदावार थी वो बढ़ चुकी थी, और यही हमारा उद्देश्य था। हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने। सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए क्या चाहिए था? हमें अच्छी पैदावार चाहिए थी, और वो अच्छी पैदावार जो है वो यहां पर हमको मिलना शुरू हो गई थी। आगे क्या हुआ? इस दौरान जो मैंने आपको बताया, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स इस्तेमाल किए गए। वीट और राइस के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी इंट्रोड्यूस की बहुत सारे राज्यों में, जिस वजह से पैदावार इन इलाकों में बढ़ गई।
हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव्ड इन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बता दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग इंपैक्ट जो है वो देखने को मिले थे। सबसे शानदार रिजल्ट जो आए थे वो पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आए थे। यहां पर फूड प्रोडक्शन जंप्ड फ्रॉम 7.23 मिलियन टन्स इन 1964-65 टू रीच एट ऑल टाइम हाई ऑफ 78.9 मिलियन टन्स इन 2012 एंड 13। डिफरेंस देख रहे हैं आप, 7.23 मिलियन और 78.9 मिलियन। 1964 से 2012-13 तक समय जो है वो करीब अप्रोक्सीमेटली 50-55 ईयर्स का था। 50 साल में हमारी पैदावार जो है वो 10 टाइम्स से भी ज्यादा हो चुकी थी। अगर 10 गुना होती फिर भी 72.3 मिलियन होनी थी। वी वर ऑलमोस्ट टचिंग 79 मिलियन टन्स इन दीज टू रीजन्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो ग्रेजुअली बम्पर क्रॉप में बदल चुका था। आप मानिए कि पहले जो रेवेन्यू या जो इनकम थी किसान की वो सिर्फ 7.23 मिलियन प्रोडक्शन से थी, अब वही इनकम 78.9 मिलियन से। यानी कि एक किसान जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले अपनी फसल से 1,000 रुपए कमा रहा था, अब वो उसी फसल से 10,000 या उससे ज्यादा कमा रहा था। 10 गुना इनकम में इंक्रीज हो गया। ये कहां पर देखने को मिला? ये देखने को मिला रीजन्स लाइक पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में। अब सवाल यह था कि पैदावार बढ़ चुकी थी। दोस्तों इस स्टोरी को नहीं भूलना है। स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? फूड सिक्योरिटी के अराउंड। तो सरकार को लगा कि सबसे पहले फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए जो हमने अलग अलग डायमेंशंस पढ़ी थी फूड सिक्योरिटी की, सबसे पहली क्या थी? अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी कैसी होगी? मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि सर आपके पास किसी पर्टिकुलर XYZ चीज अवेलेबल है। मान लीजिए मेरा दोस्त है, मैं दोस्त को कॉल करता हूं कि भाई मैं कल तेरे घर आ रहा हूं, मुझे तेरे घर पे X चीज जो है वो चाहिए। उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो बाजार से खरीद के ले आए या फिर उसको घर पे तैयार कर ले। मान लीजिए मैंने उसे कहा कि भाई मुझे तेरे घर आना है और मुझे खानी है बिरयानी, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बाजार से बिरयानी मंगा ले या फिर वो घर पे बिरयानी बना ले। वही चीज यहां पर हुई। सरकार ने देखा कि फूड सिक्योरिटी का सबसे पहला डायमेंशन था अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। उस चीज को इंश्योर करने के लिए दो ऑप्शन थे, या तो हम विदेशों से मंगा लें जो अन्न है, जो फूड ग्रेन्स है, या फिर हम खुद प्रोड्यूस करें। लेकिन सरकार ने, मैंने आपको पहले बताया, सरकार वांटेड टू बिकम व्हाट? सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। इस वजह से हमने अपनी पैदावार को बढ़ा दिया। लेकिन क्या वहां स्टोरी खत्म हो गई? अब गवर्नमेंट कैन सिट एंड रिलैक्स कि हाँ भैया हो गया, मेरा काम था पैदावार बढ़ाना, मैंने पैदावार बढ़ा दी, अब जो होता है देखा जाएगा। सर इतनी सारी पैदावार को संभालने के लिए कोई चाहिए था। ये क्रॉप प्रोड्यूस हो गई, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही हमारा लॉजिक था कि प्रोड्यूस हो गई, किसान के खेत में पड़ी पड़ी चाहे खराब हो जाए? इस चीज को सुनिश्चित करना था कि ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है इसको सही ढंग से स्टोर किया जा सके, सो दैट जरूरत पड़ने पर यही क्रॉप जो है वो देश के पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों के पेट में जाएगी। और जब एक गरीब तबके का सबसे गरीब इंसान इस बंपर पैदावार से अन्न खा पाएगा तो देश को मिलेगी फूड सिक्योरिटी। इस वजह से यहां पर सरकार को इमीडिएटली जरूरत थी एक ऐसे संगठन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसका सिर्फ यही काम होगा इस पूरी की पूरी पैदावार को संभाल के रखना। और जन्म हुआ किसका? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में टूवर्ड्स हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर ट्रैवल करते हैं, नेशनल हाईवे के किनारे आपको बड़े बड़े गोडाउन्स मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, भारतीय खाद्य निगम। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इकाई जो है वो बनाई गई कब? अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1964। ये वो दौर था जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत देश में होने वाली थी। टू सपोर्ट द ऑपरेशंस फॉर सेफ गार्डिंग फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री अंडर PDS। हमने लास्ट क्लास में भी PDS की बात करी थी। PDS क्या करता था? सरकार के पास खाद्य भंडार थे, उसमें से सस्ते दामों पे लोगों को राशन देना था। लेकिन वो खाद्य भंडार आएंगे कैसे? अल्टीमेटली प्रोडक्शन कौन करेगा? अब गवर्नमेंट तो नहीं, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के फसल उगाएंगे। फसल तो किसान को ही उगानी थी। सरकार सिर्फ एक मीडियम थी जिसने पहले किसान की पैदावार को इंक्रीज किया, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन लाई जो वो इंक्रीज्ड पैदावार को प्रोक्योर करेगी और अल्टीमेटली आम आदमी, गरीब आदमी तक पहुंचेगी थ्रू व्हाट? थ्रू PDS सिस्टम, राशन की दुकानों के माध्यम से। तो भारतीय खाद्य निगम की शुरुआत हो चुकी थी। क्या करता था भारतीय खाद्य निगम? ये हमको समझ आ गया है। ये PDS सिस्टम को इंप्लीमेंट करता था और साथ ही साथ FCI का काम क्या था? ये सुनिश्चित करना कि देश में किसी भी समय पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक जो है वो होना चाहिए। संतोषजनक स्तर पर बफर स्टॉक क्रिएट करना था। बफर स्टॉक क्या होता है? मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, आप
मेंस लिखने के लिए जा रहे हैं, मेंस लिखने के लिए आप निकल रहे हैं, तो घर वाले आपसे क्या पूछते हैं, बेटा तेरे पास सफिशिएंट पेन्स हैं? आप आंसर देते हो कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैंने 10 पेन्स या मैंने 15 पेन्स ले लिए हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे पेपर में आपके 10 के 10 पेन्स लगने थे, लेकिन आप बफर लेकर के चल रहे थे कि भैया 4-5 मेरे पेन लग गए, 4-5 अगर गुम भी हो गए या 2-3 गुम भी हो गए, फिर भी मेरे पास पेपर लिखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पेन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। इसको हम कहेंगे एग्जाम के लिए आपका बफर। वैसे ही सरकार चाहती थी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार बंपर क्रॉप हो गई तो बात खत्म। कोई प्राकृतिक आपदा है, मैंने आपको बंगाल फेमाइन का एग्जांपल दिया था, जहां पर प्राकृतिक आपदा जो है वो किस तरीके से जो वेल वर्स लोग हैं, जो अच्छे रिसोर्सेज ओन करते हैं, उनके लिए भी फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है अगर कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी, बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाए। इस वजह से सरकार चाहती थी कि कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, हमारे अन्न के भंडार जो है वो हमेशा भरे रहने चाहिए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक होना चाहिए। और ये सारा का सारा दायित्व किसका था? ये सारा का सारा काम करता था भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्यों फूड कॉर्पोरेशन बनाया गया ये हम समझ पाए होंगे। प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द नेशन, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है। प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द नेशन, भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करनी है। और यही तो हमारा पूरा का पूरा इस चैप्टर की डिस्कशन में यही तो हम बात कर रहे हैं। सरकार का क्या एम था कि देश को फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, खाने का सामान जो है वो मिलना चाहिए। तो कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसके बाद में फूड सिक्योरिटी आई, ये सारी की सारी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है, आई होप हम चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब स्टोरी में क्या बदलाव आया, आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या था, अवेलेबिलिटी पूरी हो चुकी थी। अगली चीज क्या थी, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी को सुनिश्चित करना था कि किसान से वो पैदावार लेनी थी। आपने हाई यील्डिंग वैरायटी भी ले दी, किसान की आउटपुट भी अच्छी हो रही थी, लेकिन किसान के मन में आज भी डर था कि यार मैं सरकार के कहने पर फसल तो उगा दूं, लेकिन व्हाट इफ मेरी फसल को किसी ने परचेज ही नहीं किया तो। ऐसा मान लीजिए दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये ख्याल आया होगा कि यार एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं क्यों ना मैं भी छोटी मोटी इंडस्ट्री, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगाऊं। पेन पेंसिल कुछ भी, कपड़ा किसी ने सोचा होगा, जूता किसी ने सोचा होगा, पानी की बोतल किसी ने सोचा होगा, बिस्किट, कुछ ना कुछ बना करके देखता हूं, क्या पता चल जाए। लेकिन हम लोग रिस्क से डरते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट होगी, व्हाट इफ ये नहीं चले तो। मान लीजिए आपको सरकार सामने से आकर के कहती है कि मिस्टर XYZ, या मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, मैं चाहता था मैं एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लगाऊं, लेकिन मुझे डर था कि यार व्हाट इफ मेरा कपड़ा किसी ने खरीदा ही नहीं। मैं इस असमंजस में था कि क्या मैं कपड़े की फैक्ट्री लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब तो नहीं जाएगी। मेरे को सरकार का प्रपोजल मिलता है कि मिस्टर शुभम, आप कपड़े की फैक्ट्री लगाइए, आपकी फैक्ट्री में जितना कपड़ा मिलेगा हम X प्राइस में आपसे खरीद लेंगे। सरकार ने बोला कि आपसे हम इस पर्टिकुलर दाम पे खरीद लेंगे, और मैंडेटरी नहीं है कि मुझे सिर्फ सरकार को ही बेचना है। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको X से ज्यादा प्राइस मिल रहा है, मान लीजिए सरकार ने मुझसे कहा कि हम आपको 1 मीटर कपड़े के 15 रुपए दे देंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें 15 रुपए में कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा जो है वो बेच सकते हैं। अगर आप किसी और को नहीं बेचना चाहते, तो मैंने कपड़ा प्रोड्यूस किया, मुझे एक कस्टमर मिल रहा है जो मुझे 1 मीटर का 20 रुपए दे रहे हैं, तो मैं जाकर के इसको भी बेच सकता हूं। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि कोई भी मेरा कस्टमर मेरा कपड़ा लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पास सरकार की बैकिंग है कि यार गवर्नमेंट ने तो गारंटी दी है, गवर्नमेंट तो 15 रुपए प्रति मीटर पे मेरा कपड़ा जो है वो खरीद ही लेगी। यहां पर एक सिक्योरिटी गवर्नमेंट मुझे दे रही थी, वही सेम चीज लागू की गई किसके लिए, किसानों के लिए। सरकार पैदावार बढ़ाना चाहती थी फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन किसान को डर था कि यार मैं इतनी सारी फसल उगा रहा हूं, अगर किसी ने खरीदी नहीं तो मैं तो किसी जगह का नहीं रहूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कोई बहुत इजी टास्क है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्डिंग वेराइटीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीनरीज, इन सभी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा किसान को। अल्टीमेटली वो गारंटी वो सुनिश्चित करने के लिए कि किसान की सारी पैदावार का कस्टमर जो है वो मौजूद रहेगा, सरकार ने इंट्रोड्यूस किया एक कंसेप्ट जिसका नाम था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों सेम एग्जांपल को एग्रीकल्चर के लिए रेप्लिकेट किया जाएगा। सरकार ने सभी किसानों को कहा कि आपकी फसल जब तैयार होगी उससे पहले मैं आपको मिनिमम प्राइस बता दूंगी कि इतने रुपए में मैं आपकी फसल खरीद लूंगी। अगर आपको उससे ज्यादा पैसे देने वाला कोई भी व्यक्ति मिलता है या कोई भी बायर मिलता है, आप जाकर के उसको बेच दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसा कीजिए
आप मुझे इस गिवन प्राइस पे अपनी पूरी की पूरी फसल जो है वो बेच दीजिएगा। इसको नाम दिया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हर साल सरकार जो है वो लागू करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो किसान के लिए एक प्राइस जो है वो जारी करती है कि जो फसल अभी होने वाली है उसको इस प्राइस पर हम परचेज कर लेंगे, ताकि किसान जो है वो सुनिश्चित हो सके कि डेफिनेटली मेरे पास एक बायर, एक कस्टमर जो है वो मौजूद है। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करके सरकार जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड ग्रेन्स लेती थी, उसको कहां रखा जाएगा, कौन संभालेगा? अगेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कंसेप्ट था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, आई होप हम ओवरव्यू में समझ पाए होंगे। ग्रेजुअली हम समझेंगे कि किस फसल के लिए कितना एमएसपी है, कब डिसाइड होता है, ये सारी की सारी चीजें हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे हम चीजों को समझेंगे। आज सिचुएशन ये है कि करीब 22 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके लिए सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है। इसमें आती हैं हमारी दालें, इसमें आती हैं हमारी पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स और बाकी सब चीजें जो है वो इसमें आती हैं। ये सारी की सारी चीजों पर सरकार आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हमको दे रही है। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो कवर होती है, इसमें पैडी है, जवार है, बाजरा है, रागी है, मेज है, अरहर है, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नीजर सीड। राबी क्रॉप्स में वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तोरई। ये सारी की सारी फसलों के लिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हर सीजन के पहले घोषित करती है कि आप इनमें से कोई भी फसल उगा लीजिए। अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर मिले ना मिले, सरकार आपसे बेयर मिनिमम प्राइस में ये फसल जो है वो डेफिनेटली खरीद लेगी। तो ये कंसेप्ट था एमएसपी का। दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था अर्ली 70s में, मिड ऑफ 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और तब से क्या इसका रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट क्या होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन का इमीडिएट रिजल्ट क्या था? हमारे पास बम्पर क्रॉप थी, हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन्स मौजूद थे। ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस कितना था इसका आइडिया इस बात से लग सकता है कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ भारत ने कोई भी फैमाइन जो है वो नहीं देखा है, कोई भी अकाल का सामना हमें नहीं करना पड़ा। अकाल कब पड़ता है? जब सरकार के पास या लोगों के पास खाने को खाद्य पदार्थ ना हो। चाहे कैसा भी वेदर हो, चाहे बरसात आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, हमारे पास आने वाले लंबे समय के लिए सफिशिएंट फ्रूट ग्रेन्स मौजूद हैं। यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से फूड इनसिक्योरिटी पैदा होती थी उसको हम टोटली ओवरकम कर चुके थे। यह सक्सेस था ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का। इस तरीके की पैदावार जो है वो खेतों में नजर आने लगी थी। ये जो छिड़काव किया जा रहा है ये है पेस्टिसाइड, कीटनाशक। इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स डाले जाते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी थी। आज देश के किसान जो है उनके खेत खलिहान जो है वो लहलहा रहे थे। बम्पर क्रॉप जिसको हम कहते हैं वो यहां पर मिल रही थी। तो फूड सिक्योरिटी की दिशा में जो सबसे पहला स्टेप था अवेलेबिलिटी का, उसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में पार जो है वो कर लिया था। भारत हैड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। पिछले 30 सालों में अलग अलग प्रकार की दोस्तों कहानी वीट और राइस से शुरू हुई थी। एमएसपी आज 22 फसलों पे दिया जाता है। तो वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स में आज हिंदुस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। कहानी सिर्फ चावल और गेहूं तक नहीं अटकी है। आज हमारे पास हर प्रकार के अन्न के भंडार जो है वो मौजूद है। ये सिचुएशन या ये तस्वीर जो है वो बयां करती है कि कितना सक्सेसफुल रहा है देश का ग्रीन रेवोल्यूशन। इस तरीके का नजारा आम है जब भी क्रॉपिंग सीजन होता है, जब गेहूं की फसल तैयार होती है या चावल की, धान की फसल तैयार होती है, तो शहरों के आसपास इस तरीके की मंडियां लगती हैं जहां पर किसान अपना प्रोड्यूस लेकर के आते हैं और सरकार वो प्रोड्यूस खरीद लेती है। यहां से ये प्रोड्यूस जाएगा कहां पर? एफसीआई के गोडाउन्स में, वहां पर इसको रखा जाएगा और यह एफसीआई के इन गोडाउन से ही फिर ये भेजा जाएगा अलग अलग राशन की दुकानों पर, सरकारी राशन की दुकानों पर, जहां पर ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू सब्सिडाइज्ड प्राइस पर लोगों को मिलने वाला था। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो बन रही थी। फूड ग्रेन्स आज एडवर्स कंडीशन में भी मौजूद है। कितना भी बुरा वेदर हो, सूखा पड़ जाए, बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन आज लोगों के पास खाने की कमी कभी नहीं होगी। सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है और साथ ही साथ जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उसको भी पर्याप्त मात्रा में खाना मिलेगा, ये सरकार सुनिश्चित करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम के साथ में। दोस्तों बार बार टर्म इस्तेमाल हो रही है बफर स्टॉक। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया। बफर स्टॉक क्या है कि किसी भी समय पर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ मौजूद होने चाहिए, चाहे वीट हो, चाहे राइस हो या और कोई भी क्रॉप हो। ये सब चीजें अगर मेरे पास किसी भी समय पर पर्याप्त मात्रा पे है तो वो बफर स्टॉक है, जिसको मैंने एडवर्स सिचुएशंस के लिए बचा के रखा है। ये तस्वीर एफसीआई के गोडाउन्स की। इस तरीके की बोरियों में इस तरीके से फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है जो लंबे समय तक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सरकार क्या करती है? किसान से गेहूं और चावल खरीदती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के
थ्रू फिर इस खरीदी हुए गेहूं और चावल को देश के अलग अलग स्टेट्स में भेजती है। ऐसा नहीं है कि अगर पंजाब से सरकार ने फूड क्रॉप्स खरीदी हैं तो वो पंजाब के लिए ही है। हो सकता है पंजाब से खरीदी हुई गेहूं की या धान की फसल जो है वो असम के एक गांव में बांटी जा रही हो, तो एफसीआई जो है वो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय इकाई है, वो अलग अलग इलाकों में जिस स्टेट की जितनी रिक्वायरमेंट है वहां पर ये प्रोड्यूस, ये फसल जो है वो फिर बेचती रहेगी। फार्मर्स आर पेड, किसानों को क्या मिलता है इसके बदले में? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो अमाउंट है, वो प्राइस है जो सरकार सोइंग सीजन से पहले अनाउंस कर देता है। आप फसल, गेहूं की फसल लगाने जा रहे हैं, आप गेहूं की फसल अगर लगाने जा रहे हैं तो सरकार एमएसपी जो है वो पहले अनाउंस कर देगा कि ठीक है भैया किसान, तुम अपने आराम से फसल उगाओ, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी मैं इसको इतने प्राइस पे खरीद लूंगा। तो इससे क्या है, किसान को एक सिक्योरिटी है कि भैया और कोई खरीदे ना खरीदे, सरकार तो मेरी फसल खरीद ही रही है। तो फार्मर हैज इंसेंटिव टू ग्रो मोर। किसान को लगता है कि यार जितना ज्यादा खरीदूंगा उतना ज्यादा पैसा सरकार से तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार किसान जो है वो करने वाला था। द परचेज्ड फूड ग्रेन्स, जो अगेन स्टोरी बार बार वही रिपीट हो रही है, परचेज फूड ग्रेन्स को कहां रखा जाएगा? एफसीआई के गोडाउन्स में। ये यहां से कहां जाएंगे? ये पीडीएस सिस्टम के लिए सरकारी राशन की दुकानों पर जाएंगे। इट इज प्रोवाइडेड टू द पुअर सेक्शन, जो सबसे गरीब तबका है समाज का, जिनके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं है, उनको बहुत कम प्राइस में ये फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिस अमाउंट में सरकार परचेज करेगी, मान लीजिए सरकार जो है वो किसान से 100 किलो धान जो है वो 180 रुपए में परचेज करती है, यानी कि 1 रुपए और 8 पैसे प्रति किलो सरकार ने राइस खरीदा। लेकिन हो सकता है कि पीडीएस सिस्टम के अंदर ये 1 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा हो, यानी कि सब्सिडाइज्ड प्राइस में, जितने में सरकार खरीद रही है उससे भी कम दाम में जो गरीब तबका है उसको ये अमाउंट जो है, उसको ये फूड ग्रेन जो है वो बांटे जा रहे हैं। बफर स्टॉक से क्या हुआ कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी हो गई, कोई भी बाढ़, कोई भी सिचुएशन आती है, अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ थे। दोस्तों 1970s में फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कहानी शुरू हुई थी और अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए गए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने यह बात जो है कही थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जिन्होंने, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करा था, जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा था। तो एनएसएसओ ने 70s के टाइम में कहा कि बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स थे पॉवर्टी लेवल के, जहां लोगों के पास बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं था, और अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन्स थे। इस वजह से सरकार को अब जरूरत थी अलग अलग प्रोग्राम्स लाने की, जिन प्रोग्राम्स के अंडर ये फूड ग्रेन्स इन लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। और वो प्रोग्राम्स किस रूप में आए? ड्यू टू दिस, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, पॉवर्टी एलिवेशन करनी थी, पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग थे, उनको खाना देना था, सरकार अलग अलग सिस्टम्स लेकर के आई, जिसमें एक था पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे जो 70s में सरकार लेकर के आई थी, सो दैट एटलीस्ट खाने की कमी लोगों की पूरी की जा सके। अब सरकार अपने एंड पर तैयार थी। पहला स्टेप जो है, जो मेजर स्टेप था, वो पूरा हो चुका था। मैं किसी की मदद करना चाहता था कोई चीज देकर के, तो पहले मेरे पास वो चीज तो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ना। तो सरकार का पहला स्टेप कंप्लीट था, बहुत बड़े बड़े भंडार अन्न के भर चुके थे। अब दूसरा काम क्या था? कैसे लोगों तक इनको पहुंचाया जाए। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू किए गए। पीडीएस, अनडाउटेडली बहुत बार हम ये टर्म यूज कर चुके हैं, पीडीएस को समझ चुके हैं। सरकार ने हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़ पे एक सरकारी राशन की दुकान खोल दी, जहां पर एफसीआई अनाज भेजता था और वो दुकानदार उस अनाज को सस्ते दामों पर गरीब लोगों को देता था। आज देश के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा राशन की दुकानें हैं, तो कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां पर ये पीडीएस शॉप्स मौजूद नहीं है। अवेलेबिलिटी कैसे सुनिश्चित हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन से। अफोर्डेबिलिटी कैसे सुनिश्चित हुई? अफोर्डेबिलिटी के लिए सरकार ने पीडीएस सिस्टम शुरू किया और साथ ही साथ इसी पीडीएम सिस्टम के अंतर्गत हर गली, गांव, हर नुक्कड़ में ये दुकान खोल दी, जिससे एक्सेसिबिलिटी, जो 3 डायमेंशंस थे फूड सिक्योरिटी के, वो सरकार ने अचीव कर लिए। फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। फेयर प्राइस शॉप का क्या अर्थ है? ये वो सरकारी राशन की दुकान है जो कहती है कि हम आपको बिल्कुल सही दाम पे राशन देंगे। यहां पर गरीब व्यक्ति अपना राशन कार्ड लेकर के पहुंचता है, उसको सस्ते दाम पर खाद्य पदार्थ, फूड ग्रेन्स जो है वो मिल जाते थे। कोई भी परिवार जिसके पास राशन कार्ड था वो फेयर प्राइस शॉप्स पे जाकर के खाने के सामान को खरीद सकता था। 3 टाइप के राशन कार्ड जो है वो इश्यू किए गए। एक था अंत्योदय कार्ड, जो बिल्कुल गरीब तबका है, कोई बुजुर्ग महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसका आसपास कोई नहीं है, जो सड़क पर रह करके गुजारा कर रहा है, उसे मिला अंत्योदय कार्ड। इट इज फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सब गरीबों में भी जो सबसे गरीब था उसके लिए अंत्योदय कार्ड था, जो उससे थोड़ा सा बेटर था, जो कोई छोटा मोटा काम करता था। दोस्तों अंत्योदय कार्ड उनके लिए है जो मान लीजिए सड़क पे भीख मांगते हैं, जिसके शरीर का एक अंग नहीं है, एक पाँव नहीं है, एक टांग नहीं है, बहुत बुजुर्ग है, चल नहीं सकता, वो लोगों को मिला अंत्योदय कार्ड। फिर आए बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स। बीपीएल याद कीजिए,
NSSO द्वारा लाई गई वो क्या पावर्टी लाइन, इस पावर्टी लाइन, इस बेयर मिनिमम इनकम लेवल के नीचे जो लोग रह रहे थे उनको यहां पर बीपीएल कार्ड दिया गया। इसमें आते हैं हमारा ड्राइवर हो गया, इसमें आते हैं हमारे घर की मेड हो गई, ये सब बीपीएल में आते थे। और उसके बाद आते थे वो लोग जिनका इनकम इस लेवल से ऊपर था, ये अबव पावर्टी लाइन कहलाते थे। 3 तरीके के राशन कार्ड जो हैं वो यहां पर दिए जाते थे, उनको हमने समझा। एक था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीबों में भी सबसे गरीब तबका था उसको मिलता था अंत्योदय कार्ड। फिर आते थे बिलो पावर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से नीचे थे, और उसके बाद आते थे एपीएल। इनके राशन कार्ड के अनुसार इनका प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता था। अनडाउटेडली जो अंत्योदय कार्ड होल्डर है उनको या तो फ्री या बिल्कुल ही कम प्राइस में, बीपीएल को 1 या 2 रुपए प्रति किलो और एपीएल को नॉर्मली उससे थोड़ा सा कम प्राइस पे राशन जो है वो दिया जाता था। ये था हमारा पीडीएस सिस्टम। दोस्तों पीडीएस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, काफी अचीवमेंट्स जो है वो पीडीएस सिस्टम के नाम है। कभी अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पीडीएस सिस्टम क्या है उसको डिफाइन कीजिए और क्या इसकी अचीवमेंट्स नहीं है, तो वो हमको क्या लिखना है, क्या हम उस पर एंटर कर सकते हैं, ये चीजें जो है वो जाननी होंगी। पीडीएस ने सरकार को मदद करी कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके। ऐसा नहीं है कि एकदम से अगर सूखा पड़ा या बारिश आ गई तो प्राइस एकदम से शूट अप कर गया, तो प्राइसेस अब स्थिर हो चुके थे, कीमतों में स्थिरता आई थी और हर एक कंज्यूमर को, हर एक उपभोक्ता को, हर एक इंडिविजुअल को अब अफोर्डेबल रेट पर ऐसी दरों पर उपलब्ध था जिनको हर कोई अफोर्ड कर सकता था। सस्ते दामों पर ये सारे के सारे अनाज के जो भंडार हैं या फूड ग्रेन्स जो है वो मिल सकते थे। इससे वाइड स्प्रेड हंगर और फेमाइन जो है वो नहीं हो रहा था। फेमाइन क्या होता है, जब बहुत बड़े स्तर पर लोगों को खाना ना मिले, वो भूख से मर जाए, जिसे कहा जाता है भूखमरी। तो जब खाना पर्याप्त मात्रा में उनको मिल रहा है तो फेमाइन या हंगर रिलेटेड डेथ्स जो है वो नहीं होंगी, जिससे फूड सरप्लस रीजन्स। अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ही क्रॉप की पैदावार अच्छी हो रही थी, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पंजाब से एफसीआई ने खाना प्रोक्योर किया और वो शायद ओडिशा में या असम में या किसी और राज्य में खाना या फूड ग्रेन्स पहुंचा रही थी। तो फूड जहां पर सरप्लस था उन रीजन से लेकर के जो डेफिसिट रीजन्स थे वहां तक खाना पहुंचाया जा रहा था। इससे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ी और एक सिक्योर्ड इनकम जो है वो फार्मर्स को मिली। जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के अच्छे इंपैक्ट्स हुए, किसानों की इनकम जो है वो बढ़ी थी। क्यों? मैंने आपको भी बताया कि 10 टाइम्स इंक्रीज जो है वो फूड ग्रेन्स में हो गया था। जब प्रोडक्शन हमारी 10 गुना हो गई, जब पैदावार 10 गुना तक बढ़ गई थी, तो अनडाउटेडली जो इनकम है उस प्रोडक्शन को बेच करके जो पैसा आएगा वो भी 10 गुना तक यहां पर बढ़ चुका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीडीएस में सब अच्छा ही था। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो एक बैलेंस्ड आंसर की हमसे डिमांड की जाएगी। अचीवमेंट्स के साथ साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी जो है वो पीडीएस के हैं। दोस्तों सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या हुआ, सरकार ने एमएसपी घोषित कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब किसान को पता था कि वो कितनी भी फसल उगा ले उसके लिए खरीदार मौजूद है। एमएसपी अनाउंस करने के बाद सरकार ये इस बात के लिए बाध्य हो जाती है कि किसान की पूरी फसल, किसान का पूरा प्रोड्यूस खरीदना है। अब जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में खेत है वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकता था और इस वजह से सरकार की लायबिलिटी जितनी फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करने की थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, इसको एफसीआई के गोडाउन्स में रख दिया जाएगा एज अ बफर स्टॉक। ज्यादा से ज्यादा पैदावार सरकार खरीदती गई और बफर स्टॉक्स के भंडार जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गए। इससे क्या होगा, जब सरकार को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस खरीदना पड़ेगा, जरूरत से भी कई गुना ज्यादा फसल सरकार खरीद रही थी, इससे क्या हो रहा था, सरकार को हाई कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही थी। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म पीडीएस सिस्टम में सरकार को बहुत ज्यादा पैसा जो है वो इस वजह से खर्च करना पड़ता था क्योंकि जरूरत से कई गुना ज्यादा बफर स्टॉक्स मेंटेन हो चुके थे। एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं जहां पर इस अनाज को रखा जाएगा वहां पर यह अनाज अब बहुत ज्यादा मात्रा में जब अनाज पड़ा है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो ग्रेजुअली खराब होना शुरू हो जाता, वो सड़ना शुरू हो जाता, उससे चूहे आदि आकर के खाना शुरू कर देते। दोस्तों ये तस्वीर जो है, ये कैरिकेचर जो है वो बयान करता है किस तरीके से एफसीआई के गोडाउन्स में ये बोरियां अनाज की भरी पड़ी हैं और ये चूहे जो हैं वो इसको खा रहे हैं। साइमल्टेनियसली देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को अन्न का एक दाना नहीं है और वहीं सरकारी गोडाउन्स में पड़ा ये अन्न सड़ रहा है, ये खराब हो रहा है। ये कुछ क्रिटिसिज्म है। इसके साथ क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व थे माल प्रैक्टिसेस इन पीडीएस। कुछ कदाचार हुआ करते थे पीडीएस सिस्टम में। एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है कि पीडीएस सिस्टम के क्रिटिसिज्म में ये चीज आती है कि पीडीएस को सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था, जिस वजह से इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। बहुत सारे रीजंस में ये इनइफेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एंड यूजर के पास ये किसके थ्रू पहुंच रहा था, ये पहुंच रहा था एंड यूजर के पास राशन शॉप। और राशन शॉप को कौन चला रहा था? राशन शॉप को चला रहे थे कुछ इंडिविजुअल, कोई दुकानदार। वो वहां पर माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। माल प्रैक्टिसेस किस तरीके से, अब पीडीएस सिस्टम के थ्रू अगर राशन आएगा उसका प्राइस कितना होगा?
मान लीजिए चावल जो है वो 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दुकान पे पहुंचा, लेकिन क्या अगर आप एक नॉर्मल किराने की दुकान जो आपके मोहल्ले में है वहां पर जाकर के 2 रुपए किलो चावल ले सकते थे? नहीं, वहां चावल जो है वो कम से कम हो सकता है 12 रुपए प्रति किलो हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई, बहुत केसेस में ऐसा हुआ कि जो फिक्स प्राइस शॉप्स वाले दुकानदार थे उन्होंने इस दाम पे खरीदा हुआ चावल या इस दाम पे खरीदे हुए फूड ग्रेन्स जो है वो बाहर की किराने की दुकान पे बेचना शुरू कर दिए चोरी से। डॉक्यूमेंट्स में या ऑन पेपर दिखा दिया कि ये हमने लोगों में बांट दिया, लेकिन वो बाहर की दुकानों में बेच रहे थे। अब प्रॉफिट देखिए, 2 रुपए का चावल अगर मैं 12 रुपए का बेच रहा हूं तो प्रति किलो में 10 रुपए मुनाफा कमा रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी माल प्रैक्टिस जो है वो सामने आई। सबसे पहली चीज क्या थी कि जो फेयर प्राइस शॉप के ओनर्स थे वो ओपन मार्केट में इनको, खुले बाजार में इनको डाइवर्ट कर देते थे सो दैट ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये सबसे बड़ी माल प्रैक्टिस थी। फिर जो ये ग्रेन शॉप थी वहां पर पुअर क्वालिटी का राशन बेचा जाना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा होता था कि एक फेयर प्राइस शॉप है, उसके पास मान लीजिए 100 किलो अनाज आया, उसने एक दुकानदार से, किराने वाले से डील कर ली कि सर मेरे पास 100 किलो अनाज है, ये क्वालिटी अच्छी है, सरकार ने बहुत बढ़िया क्वालिटी का भेजा है, लेकिन उस किराने वाले के पास कोई 2 साल 5 साल पुराना खराब अनाज या पुअर क्वालिटी का अनाज पड़ा था। उसने कहा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 100 kg फूड ग्रेन्स दे देता हूं जो थोड़े पुराने हैं, जिनकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, उसके बदले में तुम ये 100 kg मुझे दे दो। अब क्या हुआ, फेयर प्राइस शॉप ओनर के पास बफर स्टॉक या अमाउंट उतना ही है, उसके पास 100 किलो राशन ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बेहद खराब है। क्यों? क्योंकि अच्छी क्वालिटी का राशन उसने एक्सचेंज कर लिया एक राशन की दुकान वाले के साथ में। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे, ये कुछ माल प्रैक्टिसेस थी जो पीडीएस सिस्टम में आती थी। दोस्तों, जब हमने अलग अलग प्रोग्राम्स की बात करी, पावर्टी रिलेटेड या पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में, उसमें एक चीज फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक अगला प्रोग्राम था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है तो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करेगी। 1975 में 1975 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, प्रायोगिक आधार पर, कि एक बार करके देखते हैं क्या इसके रिजल्ट सही आते हैं नहीं आते। इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, 0 से 6 साल तक की आयु के बच्चे और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, जो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं। बच्चे की तबीयत या बच्चे की हेल्थ तभी अच्छी होगी अगर मां तंदुरुस्त है, मां स्वस्थ है, क्योंकि मां का दूध पीकर के ही वो बच्चा जो है अपने जीवन के सबसे क्रूशियल इनिशियल साल जो है वो बड़ा होगा। तो इन 0 से 6 साल तक की बच्चे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, जो गर्भवती महिलाएं हैं या वो महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं, उनकी डाइट को बेहतर बनाने के लिए सरकार ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लेकर के आई। इसमें इन बच्चों को, इन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दी गई। इनकी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए इनको अच्छी न्यूट्रिशन दी गई। इनकी रेगुलर इम्यूनाइजेशन हुई, अलग अलग बीमारियों से इनको बचाया जा सके, इस वजह से इनका टीकाकरण होता रहा। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हुए, अगर कभी जरूरत हुई तो रेफरल सर्विसेज मिली। और जब बच्चे ग्रेजुअली बड़े हुए, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में, उनको प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको आंगनवाड़ी सेंटर कहा जाता है, वहां पर बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा गया। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के एजुकेशन भी उनको दी गई कि क्यों अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना जरूरी है। इससे क्या हुआ दोस्तों, बच्चों के अंदर जो इनिशियल ईयर्स ऑफ उनकी ग्रोथ थे वो बेहतर हो गए, बच्चों के अंदर बीमारियां जो है वो कम होने लगी। साथ ही साथ जो गर्भवती और लैक्टेटिंग मदर्स थी उनका हेल्थ भी यहां पर बेटर हो गया। उद्देश्य यह था कि 6 साल तक के बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उनका इम्यूनाइजेशन हो सके, हेल्थ चेकअप हो सके। आंगनवाड़ीज में प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जब हम पहली क्लास में जाते हैं उससे पहले की जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चे को मिल सके। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मदर्स को, जो कौन सी जो गर्भवती है या जो लैक्टेटिंग मदर्स है। इस योजना की शुरुआत जो है वो 1975 में आईसीडीएस प्रोग्राम को शुरू किया गया, लेकिन 1978 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई तो इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। दोबारा से डिसकंटिन्यू होने के बाद दोबारा से सरकार को कुछ सालों बाद लगा कि नहीं यार, ये प्रोग्राम जो है वो अच्छा था, इसको वापस लाना चाहिए। तो 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 में लागू हुई, उस 2002 की पंचवर्षीय योजना, उस 10th 5 ईयर प्लान 2002 में इस स्कीम को दोबारा से लाया गया। दोबारा से बच्चों को ये सारी की सारी फैसिलिटीज, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर्स को ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाने लगी। तीसरा प्रोग्राम जिसकी यहां पर बात हुई वो है फूड फॉर वर्क। नाम से समझ आता है काम के बदले भोजन, काम करो और खाना ले जाओ। ये प्रोग्राम जो है वो 1977-78 में लाया गया था। इसके तहत सरकार जो है वो लोगों को कहती थी कि आप कोई भी काम जो है वो कीजिए, जैसे कि किसी गांव में कच्ची रोड बनानी है, कहीं पर कूड़ा है उसको हटाना है, इस तरीके के छोटे मोटे काम करने के लिए सरकार लोगों को बुलाती थी।
काम के बदले में उनको फूड ग्रेन्स दे दिए जाते थे, तो इसको नाम दिया गया क्या, फूड फॉर वर्क, काम के बदले में खाना मिलेगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज रीलॉन्च्ड ऑन 14 नवंबर 2004, 2004 में इसको दोबारा से शुरू किया गया और 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिफाइंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, दोबारा से इस योजना को लाया गया। दोस्तों अगर हम इस स्कीम को एनालाइज करें तो यही चीज जो है वो आगे चल करके एमजी नरेगा का रूप लेगी। एमजी नरेगा में क्या है, गांव के अंदर छोटे मोटे काम कराए जाते हैं, गांव की सड़क बन गई, गांव की नाली बन गई और उसके बदले में लोगों को पैसे मिलते हैं। एमजी नरेगा जो है वो वेज एम्प्लॉयमेंट था, जबकि फूड फॉर वर्क में वेजेस नहीं मिल रहे थे, सीधा खाना दिया जा रहा था। तो 1970s में जब बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी उस समय पे तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आए, एक था पीडीएस सिस्टम, एक था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और एक था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये तीन प्रोग्राम्स को मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में। दोस्तों इसी के साथ में अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर उसको देखिएगा। 9th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने बात करी और हमने बात करी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये 9th क्लास की एनसीईआरटी को समराइज करते हैं। आई होप हम इन डेप्थ पूरी की पूरी एनसीईआरटी को समझ पाए होंगे। मैं आपसे एक बार गुजारिश जरूर करूंगा कि आप डेफिनेटली एक बार एनसीईआरटी को ओवरव्यू से रीड कीजिएगा। ये सारी की सारी क्लास में की गई बातें आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। वो सब चीजें जो एनसीईआरटी के अंदर थी, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो हम डिस्कस कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से पूरी की पूरी एनसीईआरटी को समझ पाए होंगे। जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं गाइस, यहां पर आपको स्टडी IQ PCS चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी को हमने चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।